नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर सीरीज के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम समझने का प्रयास करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नीतियों की वजह से किस तरह से किसान की ज़िंदगी मुश्किल होता चला गया और इसके वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के नीतियों के विरुद्ध किसान के असंतोष के वजह से किस तरह से किसान आंदोलन शुरू हुआ। इस चीज़ को समझने का हम प्रयास करेंगे। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भू राजस्व सुधार से संबंधित नीतियां थी और उनकी जो आर्थिक नीतियां थी, इसके वजह से किसान के जीवन में बहुत सारा परिवर्तन हुआ और उसका जीवन अब मुश्किल होना शुरू हो गया था। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सबसे पहले कि किसान आंदोलन के पीछे वो कौन कौन से कारण था जिसके वजह से किसान ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए तैयार होते हैं और आंदोलन करते हैं, और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारत के अलग अलग भागों में किस तरह से किसानों के बीच एकता स्थापित होता है और किसान अपने अधिकार के लिए किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। इसी चीज को हम आज समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस विद्रोह का कारण क्या था। कारण, अगर हम किसान आंदोलन को समझ रहे हैं तो किसान आंदोलन के पीछे कई सारा कारण था। इनमें तो सबसे पहला जो कारण था भू राजस्व। भू राजस्व दर में वृद्धि। दर में वृद्धि, किसान से भू राजस्व दर में बहुत ज्यादा वृद्धि किया गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति ही था कि ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूला जाए, ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ एकत्रित किया जाए किसानों से। और न केवल ईस्ट इंडिया कंपनी की ये नीति रहा, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदार के द्वारा ये राजस्व की राशि वसूलते थे, तो जमींदार भी किसान से ज्यादा राजस्व वसूलने का प्रयास किया। पर इस दौरान कृषि में किसी तरह का सुधार नहीं हुआ। अगर कृषि में सुधार होता और भू राजस्व के दर में वृद्धि भी होता तो शायद किसान के जीवन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता, ज्यादा समस्या नहीं आता। पर हुआ क्या कि किसी तरह से कृषि में सुधार नहीं हुआ, न तो उनके लिए सिंचाई की व्यवस्था था और न ही उनके लिए अच्छे खाद, अच्छे बीज की व्यवस्था था। इस वजह से किसान की उत्पादन घटता चला गया, पर उनको भू राजस्व की राशि चुकाना ही पड़ता था। दूसरी तरफ जब भी अकाल आता था या कोई प्राकृतिक आपदा आता था, तो इस समय भी किसान को अपना जो भू राजस्व की राशि है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को चुकाना पड़ता था, नहीं तो उसको उसके खेत से बेदखल कर दिया जाता था। इस वजह से भी किसान में क्या था, गुस्सा था। एक तो उनको भू राजस्व में अकाल के समय भी उनको क्या करना पड़ता था, राजस्व देना होता था। दूसरा, जमींदार लोग भी किसान का शोषण करता था और ज्यादा से ज्यादा किसान से राजस्व की राशि वसूलता था। दूसरे तरफ हमने पिछली वीडियो में भी चर्चा किया था कि अधिकांश किसान हस्तशिल्प उद्योग के बर्बाद होने से कृषि पर बढ़ता बोझ। पिछले वीडियो में हमने जब ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीतियों के बारे में चर्चा कर रहे थे तो वहां समझा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से भारतीय शिल्प उद्योग को समाप्त करने का प्रयास करता है, क्योंकि अब वो चाहता है कि भारत के जो तैयार सामान है, जो फिनिश्ड मटेरियल है, इनको यहाँ से खरीद करके बेचने के बजाय भारत को एक बाजार के रूप में तैयार किया जाए और यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति के कारण सामान का उत्पादन हो रहा है वो सामान भारत में बेचा जाए और अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जाए। तो होता यह है कि जब जो ये शिल्प उद्योग है ये जब बर्बाद होता है तो शिल्प उद्योग में काम करने वाले लोग भी कृषि की तरफ लौट जाते हैं, वो भी अपना जीवन जीने के लिए कृषि पर आश्रित हो जाते हैं। और बहुत सारे किसान परिवार के सदस्य ऐसे थे जो शिल्प उद्योग में लगे हुए थे,
पर जब शिल्प उद्योग बर्बाद होता है तो ये लोग भी कृषि पे आ जाते हैं। इससे कृषि की उत्पादकता कम पड़ जाती है, क्योंकि ज़्यादा लोग कृषि में भले ही अपना सेवा दे रहा है, काम कर रहा है, पर उत्पादकता पहले के बराबर ही होता था। इस वजह से भी किसान के अंदर असंतोष था, क्योंकि उसके शिल्प उद्योग को बर्बाद कर दिया गया। एक और कारण था कि ब्रिटिश सरकार की जो विस्तारवादी नीति था, विस्तारवादी मतलब वो राजनीतिक रूप से भारतीय राज्य को अपने नियंत्रण में प्रयास करने के लिए राज्यों के साथ लड़ाई कर रहा था। ब्रिटिश की विस्तारवादी नीति, विस्तारवादी नीति, ये विस्तारवादी नीति के कारण भी किसान में एक तरह का गुस्सा था। हालांकि इससे सीधे तौर पे किसान का कोई लेना देना नहीं था, पर ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए वहां के शासकों को हराते थे और जमींदार इन दोनों की जमींदारों की जमींदारी छीन लेते थे और अपने पसंद के लोगों को जमींदार बनाते थे। पर किसान स्वाभाविक रूप से पुराने शासकों के प्रति वफादार था, पुराने शासकों से जुड़ा हुआ था। इस वजह से जब किसी शासक को ईस्ट इंडिया कंपनी युद्ध में हरा करके उसके साथ किसी तरह की संधि करके उनके राज्य को छीनता था, तो इससे किसान भी प्रभावित होता था। किसान जो है वो जुड़ा हुआ था किसे, शासकों से और जमींदार से भी। एक कारण ये भी था जिसकी वजह से किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। और समस्या क्या था कि व्यावसायिक खेती, जबरन व्यावसायिक खेती करवाना। भारतीय किसान ज्यादा से ज्यादा अनाजों का उत्पादन करते थे, गेहूं का, चावल का, विभिन्न किस्म के दालों का। पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को अपने अधीन किया तो उन्होंने किसानों से जबरन व्यावसायिक खेती करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि व्यावसायिक खेती का मतलब हो गया कि नील का उत्पादन करवाना या कपास का, और फिर अफीम का उत्पादन कराने के लिए मजबूर किया, चाय का उत्पादन करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि ये ऐसा कृषक उत्पाद था जिसको बाजार में बेचने पर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा प्राप्त करने के लिए किसानों पर व्यावसायिक खेती करने के लिए दबाव बनाना शुरू किया। इसके वजह से भी किसान के अंदर नाराजगी था। और दूसरे तरफ व्यावसायिक कृषि का जब किसान कृषि करते भी थे तो उसको जब बेचना पड़ता था किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था कि किसानों पर एक पाबंदी लगा दिया था कि किसान अपना उत्पाद केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही बेचेंगे, किसी और व्यापारिक कंपनी को नहीं बेच सकते हैं। दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करता था कि इन सामानों का कीमत निर्धारित कर देता था, यानी कि जो भारतीय किसान है उसको एक निश्चित राशि के अलावे और राशि नहीं दिया जाता था, एक फिक्स्ड प्राइस पर में ही इनका सामान खरीदा जाता था। इससे किसान को मुनाफे कम होता था और मेहनत ज्यादा लगता था। इस वजह से भी किसान के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था, और ये गुस्सा का ही परिणाम देखने को मिलता है कि किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। और ब्रिटिश की औपनिवेशिक नीति, औपनिवेशिक नीति, औपनिवेशिक नीति, चूंकि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था तो उपनिवेश होने की वजह से भारतीय किसानों को कई तरह से उपेक्षा की भावना से देखा जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के द्वारा, और कई बार इनके साथ दुर्व्यवहार भी होता था। इस वजह से भी भारतीय किसान के अंदर एक विद्रोह करने की भावना उत्पन्न होता है। और फिर भारत के अलग अलग भागों में, मुख्य रूप से यही कारण था, पर अलग अलग भागों में कई कारणों से भारत के किसानों ने आंदोलन किया और ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती देने का प्रयास किया।
देखिए जो किसान आंदोलन है ना, इसको दो चरण में बांट करके पढ़ा जाता है। एक तो प्रथम चरण जो 1857 की जो क्रांति होती है, उससे पहले भी किसानों ने बड़ी संख्या में ईस्ट इंडिया कंपनी के नीतियों के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो इस किसान आंदोलन को दो चरण में पढ़ा जाता है। पहला 1857 से पहले, 1857 से पहले का विद्रोह, पहले का विद्रोह, ये प्रथम चरण है, ये फर्स्ट फेज का किसान आंदोलन है, ये प्रथम चरण का किसान आंदोलन है। द्वितीय चरण के किसान आंदोलन की शुरुआत होता है कब? जब भारत में 1857 की क्रांति हुआ, उसके बाद 1857 के क्रांति के बाद किसान आंदोलन, यानी कि 1857 की जो क्रांति हुआ उसके बाद किस तरह के आंदोलन शुरू हुआ, उसके विषय में हम आगे समझेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमारा मुख्य ध्यान ये होगा कि 1857 से पहले भारत के विभिन्न भागों में किसान आंदोलन क्यों हुआ, उसके पीछे क्या क्या कारण थे, क्योंकि अलग अलग भागों में जो किसान आंदोलन हुआ था उसका अलग अलग कारण था, पर हमने जो मेन रीजन था ये पीजेंट अपराइजिंग का, इसके विषय में पहले ही चर्चा कर लिए थे कि इसमें कई नीतियां तो समान थी जो अलग अलग किसान आंदोलन को प्रेरित किया था। तो इसमें जो होता है 1857 से पहले का किसान आंदोलन, किसान आंदोलन यानी कि 1857 की जो क्रांति हुआ था, इस क्रांति से पूर्व जो पीजेंट रिवॉल्यूशन हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था, उसके विषय में हम समझेंगे। इनमें जो सबसे पहला विद्रोह हुआ था उसको कहते हैं सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। देखिए जब हम किसान आंदोलन के विषय में पढ़ते हैं तो इसमें मुख्य रूप से विद्रोह का नाम तो याद रखना जरूरी है ही, साथ में आप जिस क्षेत्र में ये आंदोलन हुआ उसको याद रखिए और उसका नेता कौन था, यानी कि उस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम याद रखना आवश्यक होता है। तो अगर हम सन्यासी विद्रोह की बात करें तो ये कब होता है? ये वर्ष 1773 ईस्वी के आसपास शुरू होता है, 1763 ईस्वी के आसपास शुरू होता है और 1800 ईस्वी तक ये आंदोलन चलता है। अगर हम क्षेत्र की बात करें तो जो सन्यासी विद्रोह था ये बंगाल में हुआ था, बंगाल। और अगर नेता देखें तो इसका नेता कौन था? तो सन्यासी विद्रोह का जो नेता था ये थे मजनून शाह। मजनून शाह। और भारत में किसान के द्वारा विद्रोह, जो पहला विद्रोह हुआ था वो कौन सा विद्रोह था? सन्यासी विद्रोह। 1763 से लेकर के 1800 ईस्वी के बीच ये विद्रोह चलता रहा और इसके नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे? मजनून शाह। और ये बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। और मजनून शाह के समर्थन में या इस आंदोलन के समर्थन में और जो व्यक्ति आए थे वो कौन थे? सन्यासी विद्रोह के अगर हम समर्थन की बात करें कि इसको समर्थन किसने किसने दिया था, तो सबसे पहले तो भवानी पाठक एवं देवी चौधरानी। भवानी पाठक एवं देवी चौधरानी, देवी चौधरानी ये महिला थी, महिला।
यानी कि जो सन्यासी विद्रोह हुआ, सन्यासी विद्रोह के नेता कौन थे? मजनून शाह और भवानी प्रसाद एवं देवी चौधरानी के द्वारा इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया गया था। अगर हम इस आंदोलन के कारण को समझें तो कारण क्या था? देखिए क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतना राजस्व की राशि किसान पर लागू कर दिया था, किसान से इतना ज्यादा टैक्स वसूला जाता था कि किसान की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होते चला जाता था। और ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों की वजह से जो पुराने जमींदार थे, पुराने जमींदार की जमींदारी छीन चुका था और पुराने जमींदार भी क्या हो चुका था? बेरोजगार हो चुका था, उनके पास भी कुछ करने के लिए नहीं थे। दूसरी तरफ चूंकि बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ चुका था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आने की वजह से जो बंगाल के नवाब के पास पहले से सेना था, वो सेना के लोगों को अब क्या किया गया कि नौकरी से निकाल दिया गया। तो ये सभी लोग क्या किए कि सन्यासी बन गए, यानी कि सन्यासी बन करके और भिक्षा वसूलना शुरू कर देता था और एक जगह से दूसरी जगह ग्रुप में जाते थे, समूह में जाते थे। जो स्थानीय किसान होते थे या फिर जमींदार होते थे, उससे भिक्षा की राशि लेते थे और उस राशि से अपना जीवन यापन चलाता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि ये कौन आ गया, क्योंकि राजस्व की जो राशि है वो वसूलने के लिए कंपनी ने किसी आदमी को नियुक्त किया था और उस आदमी से जबरन ये सन्यासी लोग क्या करते थे कि उससे टैक्स वसूलते थे। इनमें बहुत सारे मुस्लिम फकीर भी शामिल हो गए थे और चूंकि बंगाल में धार्मिक रूप से भी हिंदू मुस्लिम को लेकर के एक ऐसा प्रदेश उस समय पे था जहाँ पे बड़ी संख्या में हिंदू आबादी के भी लोग थे और मुस्लिम आबादी के भी लोग थे। तो इसमें मुस्लिम फकीर भी शामिल होता था जो धार्मिक यात्रा करते थे और जब रास्ते में कोई गांव आता था या कोई किसान आता था तो उससे कुछ पैसा मांग लेते थे। इसके वजह से क्या हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि इन सन्यासी को बंगाल के क्षेत्र में भ्रमण करने पर पाबंदी लगा दिया और जब इस पर पाबंदी लगा दिया तो इसमें चूंकि पहले से ही बहुत सारे सेना के अधिकारी थे, सेना के मतलब लोग थे जो बेरोजगार हो चुके थे, तो इन्होंने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखानों पर आक्रमण किया और कारखानों को लूटने का प्रयास किया। और जब इस तरह की प्रयास इस सन्यासी के द्वारा किया गया तो बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इस विद्रोह को दबाने के लिए सेना भेजा और फिर कई तरह की लड़ाइयां हुई और अंततः ये विद्रोह 1800 ईस्वी के आसपास दबा दिया गया। जो सन्यासी विद्रोह है, सन्यासी विद्रोह की विस्तृत चर्चा हमें देखने को मिलता है जो बंकिम चंद्र चटर्जी का एक पुस्तक उपन्यास है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में, आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है आनंद मठ, इसमें सन्यासी विद्रोह के बारे में बताया गया है। इसमें सन्यासी विद्रोह का चर्चा किया गया है, विद्रोह का चर्चा किया गया है। जो दूसरा किसान आंदोलन था उसको कहते हैं नारकेल बेरिया विद्रोह। दूसरा किसान आंदोलन कौन था? नारकेल बेरिया विद्रोह। ये किसान आंदोलन का नाम था। जो नारकेल बेरिया विद्रोह था ये कब हुआ था? ये भी वर्ष 1831 में शुरू हुआ था और क्षेत्र की बात करें तो ये भी आज का जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है वहां पे इसकी शुरुआत हुआ था, पश्चिम बंगाल। नारकेल बेरिया विद्रोह और इसका नेता कौन था? मीर निथार अली। नेता मीर निथार अली के नेतृत्व में हुआ था और मीर निथार अली को टीटू मियां के नाम से भी जाना जाता था। टीटू मियां या टीटू मीर,
के नाम से भी जाना जाता था। किसको? मीर निथार अली को। इस विद्रोह का जो कारण था, अगर इस विद्रोह के हम कारण को समझें तो देखिए इस विद्रोह का कारण क्या था। इस विद्रोह में जमींदार थे हिंदू और जो किसान थे वो किसान थे मुस्लिम। हालांकि ये एक अर्ध धार्मिक किसान आंदोलन का रंग ले लेता है, क्योंकि जो किसान मुस्लिम थे वो जमींदार के प्रति विरोध करता है, विद्रोह करना शुरू करता है। और चूंकि जमींदार ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए टैक्स वसूलते थे, तो बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी के प्रति भी विद्रोह कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये नारकेलिया विद्रोह था। अब एक और किसान विद्रोह होता है, उसको कहते हैं पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह ये भी एक किसान विद्रोह ही था। पागलपंथी विद्रोह, तो ये भी एक किसान विद्रोह ही था। इसका नाम पागलपंथी विद्रोह क्यों पड़ा, हम आगे समझेंगे। देखिए ये विद्रोह जो होता है, इसका जो समय काल है, ये विद्रोह होता है 1825 से लेकर के 1835 ईस्वी के बीच। अगर क्षेत्र की बात करें तो ये विद्रोह भी कहां पे हुआ? ये विद्रोह भी बंगाल में ही हुआ। बंगाल। नेता की बात करें, यानी कि नेतृत्व किसने किया, तो नेतृत्व की बात करें तो इसका नेतृत्व किया करम शाह और टीपू शाह। करम शाह और उसके मृत्यु के बाद उसके बेटे टीपू शाह हुए, उन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। किस विद्रोह का? पागलपंथी विद्रोह का। इस विद्रोह का नाम पागलपंथी क्यों पड़ा, अगर हम इसको समझे तो इस विद्रोह का समर्थन एक धार्मिक समूह के द्वारा किया जा रहा था और उस धार्मिक समूह के सदस्य को पागल नाम दिया जाता था। इस वजह से इस विद्रोह का नाम क्या पड़ गया? पागलपंथी विद्रोह पड़ गया। और इस विद्रोह के कारण को देखें तो इस विद्रोह में क्या किया कि किसान ने जमींदार एवं कंपनी की सेना के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कारण क्या था? कारण क्या रहा कि जमींदार चूंकि किसान से जमींदार के द्वारा बहुत ज्यादा टैक्स की राशि वसूला जाता था और जमींदार के मदद करने के लिए कंपनी की सेना रहता था, तो इसके वजह से किसान ने क्या किया कि जमींदार एवं कंपनी की सेना के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। विद्रोह कर दिया और इस वजह से इस विद्रोह को किसान का समर्थन मिला था। तो इस विद्रोह के परिणाम क्या निकला? अंत में परिणाम क्या हो गया कि चूंकि किसान इसलिए विद्रोह कर रहे थे इस क्षेत्र में क्योंकि किसान की टैक्स की राशि बहुत ज्यादा था और किसान को अकाल की स्थिति में या किसी तरह की प्राकृतिक आपदा की स्थिति में जब उनका फसल बर्बाद हो जाता था उस समय भी उनका टैक्स माफ नहीं होता था, उनका कर माफ नहीं होता था, उनको जो निश्चित टैक्स की राशि है वो चुकाना ही पड़ता था। इस वजह से किसान के अंदर बहुत ज्यादा असंतोष था और किसान ने स्थानीय जमींदार, क्योंकि जमींदार ईस्ट इंडिया कंपनी और किसान के बीच मीडिएटर का काम करता था, जमींदार किसान से टैक्स वसूल करके ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहुंचाता था और इसमें जमींदार का भी कुछ शेयर होता था उस टैक्स के राशि में। तो जमींदार ने क्या किया, किसान ने क्या किया कि जमींदार और अंग्रेज के सिपाही के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया और इस विद्रोह का परिणाम क्या हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसान के टैक्स की राशि को क्या कर दिया, कम कर दिया। तब जाकर के ये पागलपंथी विद्रोह जो है ये विद्रोह खत्म हुआ। जो अगला किसान आंदोलन है उसको कहते हैं फरयाजी विद्रोह।
फराजी या फैराजी या फरेजी विद्रोह या फरेजी विद्रोह, फराजी या फरेजी विद्रोह। ये विद्रोह कब होता है? 1828 से लेकर के 1857 ईस्वी तक। समय काल की बात करें तो 1828 से 1857 ईस्वी के बीच होता है। और ये विद्रोह होता कहाँ है? क्षेत्र की बात करें तो पूर्वी बंगाल में, पूर्वी बंगाल में होता है। इस विद्रोह के पीछे की कारण क्या था? अगर हम कारण को समझे इस विद्रोह के पीछे, सबसे पहले तो नेता समझ लेते हैं। नेता कौन था? तो शरीयतुल्लाह, एवं उसके पुत्र दुदू मियां। तो ये जो फरायजी या फिर फरेजी विद्रोह है, ये विद्रोह भी कहाँ पे हुआ था? तो आज के पूर्वी बंगाल में। आज के जो पूर्वी बंगाल का क्षेत्र है वो बांग्लादेश का क्षेत्र है। तो बांग्लादेश वाले क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ था। और इस विद्रोह का जो समय काल था वो 1828 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी के बीच का है। और इस विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? एक तो शरीयतुल्लाह और उसके पुत्र दुदू मियां के द्वारा किया गया था। अगर हम इस विद्रोह के कारण को समझे, कारण तो क्या होता था कि किसान को अफीम के खेती के लिए मजबूर करना, खेती जबरन करवाना, किसान से अफीम की खेती जबरन करवाना, ये इस विद्रोह का मेन कारण था। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ज़्यादा से ज़्यादा अफीम उत्पादन करवाना चाहते थे, क्योंकि इस अफीम को वो क्या करते थे कि चीन में जाकर के बेचते थे। उस समय चीन के बड़ी संख्या में लोग अफीम की लत से जूझ रहे थे। और अफीम निर्यात का काम कौन करता था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी करता था। और इस अफीम का उत्पादन भारत में होता था। और इस अफीम को चीन में बेचने से कंपनी को जो मुनाफा होता था, हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है वो लगभग 1833 ईस्वी के आसपास खत्म कर दिया जाता है। तो कंपनी के पास अब ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूलने के लिए एक ही तरीका है कि वो अफीम क्या करें कि चीन में बेचे। तो अफीम चीन में बेचने से क्या होता था कि कंपनी को फायदा होता था। और उस राशि से वो चीन से चाय खरीदते थे। और फिर उस चाय को जब ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोप में बेचते थे तो उससे उसको लाभ पहुंचता था। पर मुस्लिम किसान ये चाहते थे कि अफीम का उत्पादन करना चूंकि धार्मिक रूप से सही नहीं है, तो इस वजह से क्या होता है कि शरीयतुल्लाह के नेतृत्व में इस क्षेत्र के किसानों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह को नाम दे दिया गया फरेजी विद्रोह। बाद में ये विद्रोह एक धार्मिक जो विद्रोह चल रहा था, धार्मिक जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में जाकर के शामिल हो जाते हैं। तो ये कुछ किसान आंदोलन था जो कब हुआ था, जो प्रथम चरण का किसान आंदोलन था, यानी कि 1857 से पूर्व किसान आंदोलन था, जिसमें किसान ने विभिन्न समस्याओं के वजह से आंदोलन करना शुरू किया। इनमें से मुख्य रूप से हम उन आंदोलन के विषय में पढ़े जो बंगाल के क्षेत्र में हुआ था, क्योंकि उस समय बंगाल प्रांत बहुत बड़ा था और कृषि के लिहाज से बंगाल प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था। तो बंगाल के किसानों के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था 1857 ईस्वी से पूर्व, उसके विषय में हमने समझा है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियो में हम 1857 ईस्वी के बाद का जो किसान आंदोलन है उसको समझने का प्रयास करेंगे।